today's video, we will talk about Unit 2 of Advanced Accounting 3 subject. Advanced Account 3 जो है ये SY BCom के अंदर सेमेस्टर 3 में आता है ये सब्जेक्ट। इसके अंदर हम यूनिट 2 है यानी कि चैप्टर 2 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और हम आज थियोरी का पार्ट देखेंगे। ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ थियोरी के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद जो नई नई वीडियोस आएंगी उसमें हम सम्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन मेनली आज की वीडियो में फोकस होगा कि शेयर होता क्या है, यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एक्सप्लेनेशन। मीनिंग यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब कि उस शेयर की उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है, कि एक्चुअल वर्थ फाइंड करना, इसी को हम बोलते हैं कि शेयर की वैल्यू निकालना, वैल्यूएशन करना अलग अलग मेथड से, अलग अलग अकाउंटिंग रेशियो से, मैथमेटिकल टर्म्स से, ऐसा सब मिक्स करके जो हम अमाउंट लेके आते हैं वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे शेयर मार्केट में हमने वैल्यू देखी है, शेयर्स की अप डाउन होती रहती है, लेकिन वो रियल वैल्यू नहीं होती। वो क्या है, लाइक अप डाउन हो रही है, लेकिन फिक्स उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है कंपनी की, इसको डिटरमाइन करना, इसी कला को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। एक बार पढ़ लेते हैं। डिटरमाइनिंग द एक्चुअल वर्थ, रियल वर्थ देखनी ऑफ ए कंपनी यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब जैसे मैथ्स यूज हो गया, स्टैट्स यूज कर लिया, अकाउंटिंग के कुछ रेशियोज यूज कर लिए, ये सारे टेक्निक्स को यूज करके जो हमने एक्चुअल वर्थ निकाली, यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में, नंबर्स में हमने वर्थ निकाली उसकी, इसी कला को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। और पढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है ये पूरा, ऑफ एस्टिमेटिंग द फेयर वैल्यू, यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू है, फेयर मतलब रियल वैल्यू, रियल वैल्यू को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू of a company's share. The fair price of a share refers to the price at which the stock is neither overvalued or undervalued. यानी कि एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे वो पर्टिकुलर स्टॉक या वो पर्टिकुलर शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ना कि ओवर वैल्यूड है, यानी कि 100 रुपए का शेयर है उसको 120 नहीं दिखाया, ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है, और 95 भी नहीं दिखाया, अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो मतलब जितनी उसकी प्राइस है उतना ही उसका वैल्यू करके निकालना, इसी को हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वो ओवर वैल्यूड भी नहीं होनी चाहिए, यानी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, अंडर वैल्यूड भी नहीं होनी चाहिए। इट सिंबलाइजेस द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, बीच में जो प्राइस डिसाइड होता है इन दोनों के इंटरसेक्ट की वजह से, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। It symbolizes the equilibrium point where the demand and supply for the stock are balanced. This equilibrium is achieved by considering all available market information and condition. सारे market condition को और information के द्वारा जो भी हमें डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होने के बाद जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टर्स, यानी कि वो लोग जो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ब्रोकरेज के प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं। कौन कौन से, अपस्टॉक आ गया है, ग्रो आ गया है, जीरोधा आ गया है। तो इन सारे ऐप में जो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनी में जो लोग बाहर हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी की एक्चुअल वर्थ, एक्चुअल उसके शेयर की वर्थ निकालना। फिर एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट हो गए, कंपनी के एनालिस्ट जो होते हैं उनके लिए, और कंपनी के लिए खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है शेयर की वैल्यू निकालना। यू कैन पिक फ्रॉम मल्टीपल वैल्यूएशन ऑफ शेयर मेथड्स। अलग अलग इसकी मेथड्स भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी मेथड्स आती हैं सम्स के साथ ही साथ। शेयर वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसके अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जरूरत होती है और फाइनेंशियल डेटा चाहिए, यानी नंबर्स की बात हो रही होती है इधर। बेसिकली नंबर्स का इंटरप्रिटेशन करना, उसमें से सब कुछ ढूंढ के निकलना कि क्या कंपनी वर्थ इट है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसकी शेयर की वैल्यू है, इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इसी को हम बोलते हैं शेयर वैल्यूएशन। क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं, तो इससे कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस मालूम चलती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, पहले के कंपैरिजन में क्या ग्रोथ कर रही है, या फिर उसकी कंपनी है डिक्लाइन हो रही है, यानी कि नीचे जा रही है। उसकी पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि वो कैसा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर, वो भी हमें मालूम चल जाता है। जैसे कि अगर 2020 है, उसमें कंपनी का
वैल्यूएशन निकल के आया वो अच्छा आया, फिर नेक्स्ट ईयर और अच्छा आया, फिर थर्ड ईयर में और अच्छा आया, तो ये क्या है, कंपनी का पोटेंशियल मालूम चल जाता है कि हाँ इन फ्यूचर भी वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी वो। फिर एक कितना कंपनी रिस्क बेयर कर सकती है, इससे ये भी मालूम चल जाता है। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाउएवर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत हम शेयर की वैल्यू करें और हमें मिल जाए शेयर की वैल्यू, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ऑल द फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। तो इसी में भी हम क्या देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे शेयर की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से वैल्यू जो शेयर की है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा है, एक है इंटरनल फैक्टर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक है एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है। इंटरनल फैक्टर कैन बी कंट्रोल, ये अपने आप नोट्स में लिख लेना, कैन बी कंट्रोल, और ये कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। इंटरनल फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इंटरनल फैक्टर में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और एक्सटर्नल में भी बहुत सारे पार्ट हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर में फर्स्ट इंटरनल फैक्टर है अर्निंग कैपेसिटी, देन है फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फिर है गुडविल कंपनी की बाहर गुडविल कैसी है, कस्टमर्स क्या वापस आते हैं वो दुकान पे या नहीं आते, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर अनफेवरेबल रेशियो, ये सारे पॉइंट्स आएंगे इंटरनल में। एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीजें हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिक्स मतलब आजू बाजू का पॉलिटिक्स क्या उसको अफेक्ट करता है या नहीं, क्वांटम ऑफ सेविंग्स, रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, क्या दूसरी कंपनियां अपने शेयर्स पे रिटर्न ज्यादा दे रही हैं पर्टिकुलर कंपनी से, फैसिलिटीज अवेलेबल और गवर्नमेंट पॉलिसी। लास्ट में मैंने एक 7th पॉइंट भी यहाँ इंक्लूड करा है जो कि हम नीचे वीडियो में और डिस्कस करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला है अर्निंग कैपेसिटी। द अर्निंग कैपेसिटी इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कहा गया है। Most important factor affecting the valuation of share, the share of a company with stable earning capacity would increase the valuation of share, the stable dividend would also increase the valuation of share। यानी यही बोल रहा है कि अर्निंग कैपेसिटी, अगर कंपनी 3 4 या 5 साल में लगातार प्रॉफिट कर रही है तो हो सकता है उसके नेक्स्ट जो नया ईयर आएगा उसमें भी हो सकता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी स्टेबल है, तो लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है, ये अफेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को। द अर्निंग कैपेसिटी ऑल्सो अफेक्ट, यानी कि स्टेबल अर्निंग कैपेसिटी है तो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा शेयर के भाव को। और अगर स्टेबल डिविडेंड, वो अगर स्टेबल डिविडेंड भी है, जैसे हर साल कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने मेंबर्स को, अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको, तो क्या होगा, उसकी शेयर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती रहेगी धीरे धीरे। Then we have financial position. The financial position of the company also affect the valuation of share. फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या वो लॉस मेकिंग कंपनी है या फिर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसकी बाजार में उसकी बाजार में वैल्यू कैसी है, फाइनेंशियल उसकी पोजीशन कैसी है। जैसे हम बैलेंस शीट से नापते हैं ना फाइनेंशियल पोजीशन, पीएनएल से हम क्या नापते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसकी बात कर रहा है। द स्ट्रॉन्गर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी द हायर प्राइस दैट एन इन्वेस्टर वुड रेडी टू पे। यानी कि जैसे कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट को देख के। तो इन्वेस्टर कोई भी होगा उसके दिमाग में यही होगा कि अगर प्रॉफिट कमा रही है वो कंपनी तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पैसे क्या होंगे, डूब जाएंगे। इसकी वजह से सारे इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि जितना उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, जितना अच्छा उसका फाइनेंशियल पोजीशन है उतना अच्छा वो हमें रिटर्न दे पाएगी, उतना अच्छा हमें बेनिफिट हो पाएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। थर्ड पॉइंट इंटरनल फैक्टर में क्या है, गुडविल। बोथ द अबव फैक्टर्स लाइक अर्निंग कैपेसिटी जो हमने फर्स्ट देखा और सेकंड फैक्टर क्या देखा, फाइनेंशियल पोजीशन, द प्रेस्टीज एंड गुडविल व्हिच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। दिस इंक्रीजेस द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर।
गुडविल भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि इंटरनल फैक्टर है, यानी कि मार्केट में उस बिजनेस की, उस कंपनी की क्या रेपुटेशन है, क्या ब्रांड वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं गुडविल। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं अपनी एक वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एज वेल एज इन द आई बटन। चैप्टर 1 हमारा जो था वो इसी के बारे में था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, जिसमें हमने यही सीखा था कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल की जो वैल्यू है वो अफेक्ट हो जाती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, इसमें भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। वैसे इसके अंदर भी है, यही यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी अगर रेपुटेशन अच्छी है, बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है बाजार में, तो ऑब्वियसली उसके शेयर की वैल्यू भी अच्छी होगी। और अगर बिजनेस ऐसे ही है, ठीक ठाक है, नहीं अच्छी वैल्यू, गुडविल, रेपुटेशन नहीं है, कस्टमर बार बार नहीं आते दुकान पे, तो उसकी वैल्यू अच्छी नहीं है, गुडविल अच्छी नहीं है, तो उसके शेयर की प्राइस भी कैसी होगी, डाउन होगी, कम होगी। Capital employed. The capital employed is also affects the value of equity share of the company. If the capital employed is more, the value of equity shares is automatically increased. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, अच्छा खासा है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्विटी शेयर भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने जैसा ही नहीं है। देन वी हैव फिफ्थ इन द लास्ट पॉइंट इन इंटरनल फैक्टर, क्या बोल रहा है कि अनफेवरेबल रेशियो। इफ द फाइनेंशियल रेशियो ऑफ द कंपनी लाइक करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एक्सेट्रा आर अनफेवरेबल, द इन्वेस्टर आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ सच कंपनीज एंड सो द वैल्यू ऑफ शेयर इज लो। जैसे हमने क्लास 12th में पढ़ा ही था, इस टाइप के रेशियो आते हैं, करंट रेशियो आता है, डेट इक्विटी रेशियो आता है, तो ये अगर अनफेवरेबल है यानी कि सही नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर रेडी नहीं होगा कि वो अपने पैसे लगाए उस कंपनी के शेयर्स में, क्योंकि क्या होगा, उसके पैसे डूब जाएंगे। तो जिसके भी रेशियो ये सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तो इन्वेस्टर पैसे लगाएगा और उस शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमने कुछ 5 इंटरनल फैक्टर्स देखे जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे शेयर की वैल्यू को। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वन बाय वन हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी हैव एक्सटर्नल फैक्टर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है, क्या नेचर जो बिजनेस है उसका अच्छा है, यानी कि क्या वो रिस्क बेयर कर सकता है बिजनेस, उसकी कैपिटल कितनी है, रिस्क बेयरिंग है या नहीं है, ये सारा कुछ अफेक्ट करता है हमारे वैल्यू ऑफ शेयर को। नेचर ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द value of shares. Business involving higher risk is not much favored by investor. Hence, the value of shares of a company engaged in risky business would be lower as compared in normal business. कि उसमें बहुत ज़्यादा risky business है, तो कोई भी investor उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर लो रिस्क है उस बिजनेस का, तो कोई भी इन्वेस्टर उस बिजनेस के अंदर क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा। क्योंकि हम भी अगर सोचें, ऐसा कोई बिजनेस है जिसकी उधारी बहुत ज़्यादा है, लोन बहुत ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और असेट की वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क इन्वॉल्व है, लोन बहुत ज़्यादा ले रखा है उस पर्टिकुलर बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे, उस बिजनेस में नहीं पैसे लगाएंगे अपने। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लोन लिया ही नहीं है बिल्कुल भी, खुद के पैसे से वो पूरा बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ भी हो रही है, तो हम इस टाइप के बिजनेस में हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड इज पॉलिटिकल कंडीशन। इफ देयर इज पॉलिटिकल कंडीशन, स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड ओनली वन पार्टी रिमेन्स इन कंट्रोल, देन द वैल्यू ऑफ शेयर विल बी मोर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर साल कुछ लोचा हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट आई, वही गवर्नमेंट 2-3 साल तक, 5-10 साल तक रह रही है, तो ये क्या है, एक पार्टी ही है जो कि कंट्रोल कर रही है, तो क्या होगा, स्टेबल होगा मार्केट। अगर बहुत सारी कंपनियां, सॉरी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आ जाएंगे, तो क्या होगा, प्राइस अप डाउन होगा, क्योंकि कोई कुछ चाहेगा, कोई कुछ चाहेगा, इसकी वजह से। ऑन दी अदर हैंड, इफ देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, then the value of share does not increase. In this condition, thus the value of share fluctuates according to political condition. यानी कि क्या होगा, प्राइस जो होगा शेयर्स का वो बहुत फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन की स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी एक सरकार नहीं है, बहुत सारी सरकार है, सबके अलग अलग पक्ष है, इस कारण की वजह से। Third point is quantums of saving. If the total amount of savings available in the country and the willingness people to invest their savings determine the demand of share, it also affect the value of share. यानी कि
टोटल कितनी सेविंग्स है पूरे कंट्री के अंदर और कितने लोग विलिंगली यानी कि इच्छा है उनकी कि हम इन्वेस्ट करें हमारी सेविंग्स को मार्केट के अंदर, कितनी डिमांड है यानी कि कितने लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी डिटरमाइन करता है हमारे वैल्यूएशन ऑफ शेयर को, क्योंकि ये चीज क्या है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक हद तक कर सकते हैं, जैसे हमने डिविडेंड दिया तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। हम अगर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं तो क्या होगा, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये भी फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल में आ जाता है। Return on shares of other companies. The return on shares of other company doing similar type of business plays important role in determining the valuation of shares. यानी कि हमारे साथ साथ जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं हमारे सेम, यानी कि जैसे कोको कोला और पेप्सी है तो दोनों क्या है, सेम ड्रिंकिंग बिजनेस में काम कर रही हैं। तो ये क्या है, उन दोनों के कारण की वजह से एक दूसरे की कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो डिटरमाइन हो सकता है। जैसे कि पेप्सी जो है वो अपने दाम बढ़ा दे तो कोको कोला के दाम सेम रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लोग कम खरीदेंगे और किस पे चले जाएंगे, कोको कोला पे चले जाएंगे, क्योंकि उसके दाम तो सेम के सेम ही है। तो इससे क्या होगा, शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, कोको कोला की, और पेप्सी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस, अगर एक कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है और दूसरी कंपनी कम रिटर्न दे रही है, रिटर्न नहीं दे रही, इन कारणों की वजह से भी शेयर की वैल्यू में चेंज आ सकता है। फैसिलिटीज अवेलेबल, अगर रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है, कोई भी शॉर्टेज नहीं हो रही स्किल्ड लेबर की या टेक्निकल की या फिर मॉडर्न मशीनरी की, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ इजीली अवेलेबल है अगर मार्केट के अंदर, then the earning capacity of the company is increased which increase the value of shares. अगर कुछ भी शॉर्टेज नहीं हो रहा मार्केट के अंदर और सब कुछ सही ढंग से चल रहा है तो इन कारणों की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से जो प्राइस होगा हमारे शेयर का वो भी इंक्रीज होता रहेगा। When the raw material are easily available, no shortage of skilled laborers, technical knowns how modern machinery and transport facility are available, then the earning capacity of the company is increased, which increases the value of share. यही यहाँ पे लिखा है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी, द गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स इन्वेस्टर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ शेयर्स, द वैल्यू ऑफ शेयर्स विल रिमेन लो, शेयर की जो वैल्यू है वो कम रहेगी व्हेन देयर इज पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी एक सेक्टर को ही फेवर करती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी सब्सिडीज लाई, बहुत सी अलग अलग योजनाएं लाई, तो दूसरी इंडस्ट्री जो होंगी उनका क्या होगा, बंटाधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरफ ही वो अपना पक्ष कर रही है। एग्रीकल्चर की तरफ जैसे उन्होंने बहुत सी सब्सिडीज लाई, बहुत सारे अलग अलग चीजें करी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ट्रेजरी सेक्टर हो गया, ये सब क्या होगा, इन सब का जो शेयर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी अपने आप। एक और गवर्नमेंट पॉलिसी का एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट है, उन्होंने ड्रग प्राइसिंग, हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज लाई, तो इन सारे सेक्टर का, मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इन सब का प्रॉफिट ज्यादा होगा और इनके शेयर की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। द गवर्नमेंट पॉलिसी बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन ड्रग प्राइसिंग और हेल्थ केयर विच कैन एनहांस इट्स profitability and also increase the valuation of share. सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट क्या है, ग्लोबल इवेंट। बहुत से अलग अलग इवेंट्स होते हैं ग्लोबली, एनवायरमेंट जो है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी चेंज होता रहता है। तो क्या, जैसे बूम, डिप्रेशन, ये सब भी अगर होगा तो इन सारे कंडीशन की वजह से भी ऊपर नीचे होगा। सेकंड क्या है ग्लोबल इवेंट में, कि वॉर हो रहा है या फिर कहीं लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, पेंडेमिक हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, तो ये जो है वो ग्लोबली प्राइस चेंज कर देते हैं, नॉट नेशनली, सिर्फ कंट्री में नहीं, पूरे ग्लोबल में प्राइस चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारा कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, तो क्या हुआ था, इनिशियली कॉज्ड ए ग्लोबल ड्रॉप, सब चीज के प्राइस एकदम घट गए थे, ग्लोबल ड्रॉप हुआ था, मंदी आ गई थी, रिसेशन आ गया था इन शेयर प्राइस ड्यू टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। क्यों हुआ था, क्योंकि कोविड-19 आया था, सारे कुछ धंधे, सारे बिजनेस, सारी चीजें बंद हो गई थी, और सिर्फ एक देश के बीच में नहीं था, दो देश के बीच में नहीं था, पूरा ग्लोबल में हुआ था, पेंडेमिक था। इन सारी कारणों की वजह से भी हो सकता है शेयर की प्राइस चेंज हो जाए, जैसे वॉर, पेंडेमिक, पॉलिटिकल चेंजेस, ये सारे। तो ये हमारे कुछ 7 पॉइंट्स थे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, और इंटरनल में कितने थे, 5 पॉइंट्स थे। और हमने मीनिंग भी देख लिया कि क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। अगर कुछ डाउट है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।
ऑल्सो दिस वॉज फर्स्ट लेक्चर, यानी कि ये थियोरी का फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद से हम सम्स एंड मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम आर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स।